नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने किताबों के इस चैनल पर, जहां मैं आपसे बेहतरीन किताबों के बारे में बात करता हूं, उनका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, उनकी कहानियां सुनाता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सुप्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटकों में से एक स्कंदगुप्त नाटक के बारे में। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी और उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उनका यह नाटक स्कंदगुप्त हिंदी लिटरेचर सिलेबस का हिस्सा होने के कारण हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं इस नाटक के बारे में आपसे डिटेल्ड में बात करूंगा, जो आपके एग्जाम पर्पस से भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इस नाटक से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में। दोस्तों, वाराणसी में जन्मे छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी न केवल कवि के रूप में बल्कि एक उत्कृष्ट नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार और हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके लेखन में हमें गहरी संवेदनशीलता, गहन विचार और जीवन दर्शन के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्वों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। इसी वजह से इनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी जब ये लिखी गई थी। इन्होंने कामायनी, आंसू और झरना जैसे उत्कृष्ट काव्य रचनाएं की। ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे महान ऐतिहासिक शख्सियतों के जीवन का नाट्य रूपांतरण किया। कंकाल और तितली जैसे सामाजिक उपन्यासों की रचना की। आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, पुरस्कार और अघोरी का मोह आदि जैसी अनेकों कहानियों में मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक परिस्थितियों का सुंदर वर्णन कर साहित्य क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया। दोस्तों, मैं इनके द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक का डिटेल्ड रिव्यू पहले ही अपलोड कर चुका हूं और अघोरी का मोह, बिसाती, प्रतिध्वनि, पुरस्कार और ममता जैसी कहानियों की वीडियो भी बना चुका हूं। अगर आपने वे वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें जरूर देखें। नाटक को कला का विकसित रूप मानने वाले जयशंकर प्रसाद जी वैसे तो मूलतः कवि थे और जितने महत्वपूर्ण कवि थे, नाटककार भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इनकी ऑलमोस्ट सभी रचनाओं में इतिहास का पुट देखने को मिलता है। वैसे तो प्रसाद जी के नाटकों की संख्या कम है, लेकिन इन्होंने जितने भी नाटक लिखे सभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ऐतिहासिक चरित्रों को केंद्र में रखकर लिखे और अन्य नाटकों की ही भांति उनका यह स्कंदगुप्त नाटक भी ऐतिहासिक चरित्र और घटनाओं पर आधारित है, उनसे प्रेरित है। यह प्रसाद जी की एक प्रौढ़ और श्रेष्ठ नाट्य कृति है जो 1928 में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी और इस नाटक की विस्तृतता और पात्रों की अधिक संख्या के बावजूद इस नाटक को काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान पहली बार रंगमंच पर सफलतापूर्वक मंचित किया गया था। 132 पेजेस के इस ऐतिहासिक नाटक की कथावस्तु प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के शासन के अंतिम समय की है। यह नाटक मूलतः गुप्त साम्राज्य के अंतर और बाह्य संघर्ष और स्कंदगुप्त के जीवन पर केंद्रित है। स्कंदगुप्त का समय सामान्यतः 5 शताब्दी का माना जाता है। यह वह समय था जब देश एक ओर तो विदेशी आक्रांताओं से पद्दलित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर स्वजनों के षड्यंत्रों, गृह कलहों और अन्य विघटनकारी तत्वों का शिकार बन रहा था। यह स्कंदगुप्त नाटक हमें स्कंदगुप्त की वीरता, देशभक्ति, त्याग और गुप्त साम्राज्य की गृह कलह की कहानी को दर्शाता है। स्कंदगुप्त ने कैसे आंतरिक कलह को शांत करने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए जो संघर्ष किया और विजय प्राप्त की, यह नाटक उसका अविस्मरणीय चित्रण प्रस्तुत करता है। इस नाटक में लगभग 12 से 15 वर्ष की समयावधि का नाट्य रूपांतरण किया गया है और जो घटनाएं हैं वह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत जैसे उज्जैन, मगध, कश्मीर, मालव प्रांत आदि स्थानों पर घटित होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस नाटक का रचनाकाल 1928 ईस्वी है। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इस नाटक के द्वारा प्रसाद जी ने अपने उस दौर के राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के सम्मुख उपस्थित विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को स्कंदगुप्त के समय के संदर्भ में रखकर नाटक रूप में प्रस्तुत किया है। अब यह तो बात हुई संक्षिप्त में, अब इस नाटक के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी चंद्रगुप्त नाटक के डिटेल्ड रिव्यू वाली वीडियो में नाटक किसे कहते हैं के बारे में संक्षिप्त में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको नाटक के मूल तत्वों से अवगत कराऊंगा। भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी एक युग प्रवर्तक कलाकार के रूप में उभर कर सामने आए।
उन्होंने प्राचीन भारतीय या यूं कहूं कि संस्कृत नाट्यकला और पाश्चात्य नाट्यकला का कलात्मक मिश्रण करके नाटक को विधा के रूप में वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। नाटक बेसिकली रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने वाला दृश्य काव्य होता है, जिसके मुख्य रूप से 7 मूल तत्व माने गए हैं, जैसे कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन या संवाद, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता। और इन्हीं बिंदुओं के संदर्भ में हम इस नाटक के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस नाटक की शुरुआत स्कंदगुप्त विक्रमादित्य नामक भूमिका से होती है और इस भूमिका की गणना प्रसाद जी के ऐतिहासिक निबंधों में की जाती है। इस भूमिका में प्रसाद जी ने गुप्त राजवंश के इतिहास से संबंधित विवादग्रस्त विषयों पर स्वयं लिखा है, जिसमें उन्होंने स्कंदगुप्त और उसके समय से संबंधित बहुत से ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन ग्रंथों को संदर्भित किया है और साथ ही हरप्रसाद शास्त्री, राखालदास बंदोपाध्याय, जायसवाल और स्मिथ जैसे सामयिक इतिहासकारों के उपलब्ध मतों का उल्लेख करते हुए अपनी बात को पुष्ट आधार प्रदान किया है। और इस आधार को उन्होंने विभिन्न बिंदुओं जैसे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त का शक विजय अभियान और कालिदास आदि में वर्गीकृत करके स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद इस नाटक में हमें गुप्त राजवंशावली और तत्कालीन मालव प्रांत की राजवंशावली के बारे में संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त में प्राप्त हो जाती है। वीडियो पॉज करके आप इस वंशावली को देख सकते हैं तसल्ली से। दोस्तों, इतिहास में केवल सच्ची घटनाओं और तथ्यों का वर्णन होता है, जो हमें बताता है कि हमसे पहले क्या, कब और कैसे हुआ। चूंकि गुप्त वंश और स्कंदगुप्त विक्रमादित्य या उस समय के संबंध में इतिहास पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, इस कारण प्रस्तुत नाटक के पात्र, घटनाएं और अन्य प्रसंग ऐतिहासिक तथ्यों पर तो आधारित हैं, लेकिन प्रसाद जी ने कथावस्तु और संवाद को रोमांचक और दिलचस्प बनाने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग कर सच्ची घटनाओं में थोड़ा बदलाव करके और नए तत्वों को जोड़कर नाटक को और अधिक आकर्षक और प्रासंगिक बना दिया है, जो नाटक की कथा वस्तु को गतिशील बनाने और घटना संयोजन में सहायक सिद्ध होती है। इस नाटक की कथा वस्तु को अधिकांशतः ऐतिहासिक पात्रों और कुछ काल्पनिक पात्रों के सहारे तैयार किया गया है और इन पात्रों के चरित्र चित्रण के संबंध में नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने स्वयं लिखा है कि पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहां तक संभव हो सका है नहीं होने दी गई है, फिर भी उनको कल्पना का अवलंबन लेना पड़ा है, और वो भी सिर्फ घटनाओं की परंपरा को ठीक रखने के लिए। राजवंशावलियों की जानकारी के बाद हमें इस नाटक के पात्रों का परिचय प्राप्त होता है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस नाटक में 25 मुख्य पात्र हैं, जिसमें 17 पुरुष और 8 महिला पात्र हैं। कुल पात्रों की बात की जाए तो जया नामक दासी, देवसेना की 3 सखियों और देवनंद को सम्मिलित कर पात्रों की कुल संख्या 30 हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस नाटक के अन्य पात्रों जैसे सेना में प्रयुक्त किरदार, भिक्षुगण, ब्राह्मण एवं संघ, बौद्ध श्रमण एवं संघ के पात्र तथा नागरिकों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पात्रों की संख्या और अधिक बढ़कर लगभग 60 से 70 तक पहुंच जाती है। इस नाटक का मुख्य पात्र अतार्थ नायक स्कंदगुप्त है और नायिका के रूप में देवसेना उभरकर सामने आती है। शेष सभी पात्र सहायक हैं। इस नाटक में स्त्री पात्रों की बात की जाए तो मुख्य रूप से देवसेना, विजया, मालिनी, जयमाला, रामा, कमला और पुरुष पात्रों में धातुसेन, प्रपंच बुद्धि और मुदगल काल्पनिक पात्र हैं, जिनका उपयोग केवल घटनाओं को जोड़ने के लिए विश्वसनीयता, रोचकता और रसात्मकता बनाए रखने के लिए किया गया है। अन्य सभी पात्र ऐतिहासिक हैं। दोस्तों, इस नाटक को कुल 5 अंकों में बांटा गया है, जिसमें कुल 33 दृश्य हैं, यानी प्रत्येक अंक में 6 या 7 दृश्य। इसकी स्पष्ट जानकारी वीडियो में आपको आगे ज्ञात हो जाएगी। इस नाटक के प्रथम अंक की शुरुआत प्रथम दृश्य है उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य के स्कंदावार में टहलते हुए स्कंदगुप्त के स्वगत कथन से होती है, जिससे उसकी अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम के कारण उदासीन मनोस्थिति और साम्राज्य के प्रति समर्पण भाव का पता चलता है। इस समय गुप्त साम्राज्य के जो शासक हैं वह स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त महेंद्रादित्य है। तभी नाटक में पर्णदत्त का प्रवेश होता है, जो कि मगध का महानायक है। पर्णदत्त और स्कंदगुप्त के मध्य राज्य पर मंडरा रहे भावी संकट को लेकर चर्चा होती है। भावी संकट से आशय देश पर पुष्यमित्रों, मलेच्छों और शकों के आक्रमण से और राज्य में फैल रहे आंतरिक कलह से है। इस नाटक की कथा वस्तु बड़ी सावधानी से प्रयोजनित विषय की विषमताओं का परिचय देते हुए आगे बढ़ती है। नाटक के शुरुआती अंक में हमें गुप्त साम्राज्य की गंभीर स्थिति देखने को मिलती है, जहां सम्राट कुमारगुप्त अपनी विलासिता में मग्न है। स्कंदगुप्त की साम्राज्य विषयक उदासीनता की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच विदेशी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है।
सम्राट की दूसरी पत्नी अनंत देवी और मगध के नए सेनापति भट्टार्क मिलकर पुरगुप्त को मगध का उत्तराधिकारी बनाने की चाह में साम्राज्य के प्रति कुचक्र रचने जैसी घटनाओं का प्रारंभ करते हैं। इस अंक का समापन 7वें दृश्य पर स्कंदगुप्त द्वारा मालव प्रांत की हुणों के आक्रमण से रक्षा पर होता है। इस अंक में हमें इस नाटक के ऑलमोस्ट सभी मुख्य पात्रों, उनकी मनोवृत्तियों, मौलिकताओं और विचारधाराओं का परिचय मिल जाता है। इस अंक में कुल 7 दृश्य, 1 कविता और 4 गीत है। द्वितीय अंक की शुरुआत प्रथम दृश्य मालव प्रांत में शिप्रा नदी के तट पर बने कुंज में देवसेना और विजया के मध्य प्रेम के संबंध में वार्तालाप से होती है। इस अंक में गृह कलह और हुणों के आक्रमण को दूर करने के लिए किए गए प्रयास अधिक उभर कर सामने आते हैं। गृह कलह के कारण छोटी रानी अनंत देवी और भट्टार्क मिलकर कुमारगुप्त की पहली पत्नी देवकी की हत्या का कुचक्र रचते हैं। स्कंदगुप्त उचित समय पर पहुंचकर उसकी रक्षा करता है। षड्यंत्रकारी बंदी बनाए जाते हैं। इस अंक का अंत 7वें दृश्य पर स्कंदगुप्त के राज्याभिषेक और बंदी बनाए गए अपराधियों को क्षमादान देने से होता है। इस अंक की समाप्ति भी पहले ही अंक की भांति अति प्रभावशाली है। इसमें प्रथम अंक की घटनाएं गति पकड़ती हुई नजर आती हैं, प्रेम का प्रस्फुटन होता है, षड्यंत्र और षड्यंत्रकारी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं। इस अंक में कुल 7 दृश्य हैं और 2 गीत हैं। इस नाटक के तीसरे अंक की शुरुआत शिप्रा नदी के तट पर रानी अनंत देवी और भट्टार्क की रानी देवकी की हत्या की योजना की विफलता पर विचारशील प्रपंच बुद्धि के स्वैगत कथन से होती है। भट्टार्क और अनंत देवी को समाधान मिलने के पश्चात भट्टार्क विजया और प्रपंच बुद्धि के साथ मिलकर एक और षड्यंत्र रचते हैं और देवसेना की बलि देने की अर्थात उसकी हत्या की योजना बनाते हैं। इस अंक में स्कंदगुप्त विरोध, आशंका और कष्ट की चरम सीमा पर पहुंचता है, जिसका समापन 6ठे दृश्य हुणों से युद्ध के दौरान भट्टार्क द्वारा फिर से विश्वासघात करने और कुंभा का बांध तोड़ने से स्कंदगुप्त और उसकी सेना का जल प्रवाह में बह जाने पर होता है। इस अंक में कुचक्रकारी शक्तियों के कुचक्रों के कारण स्कंदगुप्त की हार हो जाती है। इस अंक में कुल 6 दृश्य और 3 गीत हैं। इस चौथे अंक की शुरुआत प्रकोष्ठ में अनंत देवी और विजया के मध्य संवाद से होती है। विजया अपने किए कुकर्मों पर शर्मिंदा है और अनंत देवी को उसके किए षड्यंत्रों के लिए खरी खोटी सुनाती भी है। आगे इस अंक में स्कंदगुप्त को खोजने का अभियान, देवकी की मृत्यु, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म संगम में टकराव स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आना और सामाजिक शक्ति का विघटित हो जाना आदि घटनाएं घटित होती हैं। इस अंक में कुल 7 दृश्य और 1 गीत है। इस नाटक के 5वें और अंतिम अंक की शुरुआत पहले घटित हुई समस्त घटनाओं पर विचार करते हुए पथ पर मुद्गल के स्वैगत कथन से होती है। विजया का प्रवेश होता है और दोनों के मध्य संवाद होता है, जहां विजया स्कंदगुप्त से मिलने की अपनी इच्छा प्रकट करती है। इस अंक में स्कंदगुप्त का दोबारा हुणों से युद्ध होता है और हुण आक्रमणकारी खिंगिल को बंदी बना लिया जाता है। पुरगुप्त का राजतिलक कर गृह कलह को समाप्त कर दिया जाता है और स्कंदगुप्त और देवसेना की भावुक भेंट में देवसेना स्कंदगुप्त से विदा मांगती है। स्कंदगुप्त ना चाहते हुए भी उसको विदा दे देता है और इसी के साथ यह नाटक भी समाप्त हो जाता है। नाटक के इस अंतिम 5वें अंक में कुल 6 दृश्य और 5 गीत हैं और इस नाटक में कुल 5 अंक, 33 दृश्य, 15 गीत और 1 कविता है। दोस्तों, भारतेंदु युग के पश्चात द्वितीय युग की समाप्ति पर 1920 से प्रसाद युग प्रारंभ होता है और इस नाटक में प्रसाद युग की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। इस नाटक में प्रसाद जी ने इतिहास, कल्पना और अनुमान के सहारे ऐतिहासिक घटनाओं का, जिनमें मुख्य रूप से मगध का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, जिसके चलते कुमारगुप्त के पश्चात मगध के भावी सम्राट को लेकर उत्पन्न समस्याएं और अन्य राजनीतिक परिस्थितियां, जिन्होंने आंतरिक कलह को जन्म दिया, तथा आंतरिक फूट का फायदा उठाने के मकसद से विदेशियों द्वारा किए गए आक्रमण और स्कंदगुप्त का अपने राज्य और प्रजा के लिए संघर्ष आदि को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। इसके अलावा इस नाटक में पात्रों का चरित्र विकास और उनका संघर्ष तथा ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म संघों के मध्य टकराव और समापन, जिसमें स्कंदगुप्त की विजय, अपराधियों को समाधान, पुरगुप्त का राजतिलक और गृह कलह का समापन हो जाना आदि ऐतिहासिक घटनाओं तथा प्रसंगों को प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने इन समस्त ऐतिहासिक घटनाओं को अपने समय के यानी अंग्रेज शासित भारत की दुर्दशा को केंद्र में रखकर लिखा है और टूटते बिखरते भारतीय युवाओं और जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करने, उन्हें प्रेरित, संगठित और उत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतीकात्मक रूप में उस समय की कई प्रमुख समस्याओं, विषयों और उद्देश्यों को मध्य रखकर इस नाटक को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग कर कर्तव्यों का निर्वहन करने का संदेश दिया है।
देवसेना, देवकी, जयमाला, अनंत देवी और विजया जैसे नारी पात्रों के माध्यम से अपने समय की स्त्रियों की दुर्दशा और स्थिति पर प्रहार करते हुए नारी शक्ति और उसके समर्पण भाव का सजीव चित्रण किया है। होड़ों के आक्रमण और राज्य की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म संघों में टकराव के माध्यम से उन्होंने अपने समय के हिंदू और मुसलमान धर्मों के विवाद को सौदेश्यपूर्ण तरीके से चित्रित किया है। सामान्यतः देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी की लेखन शैली उनकी प्रत्येक रचना में अत्यंत काव्यात्मक, जीवन दर्शन से युक्त, सारगर्भित शब्दावली से परिपूर्ण और प्रभावशाली होती है। और इनकी रचनाओं की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि इनकी भाषा शैली और शब्दों का चुनाव कथानक के समय अनुसार होता है, और ऐसा ही हमें इस स्कंदगुप्त नाटक में देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का समय 5वीं शताब्दी का रहा है, अतः भाषा में भी तत्समय अनुकूल हिंदी तथा संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट हिंदी शब्दों का प्रयोग देखने को मिला है, जो ऊर्जपूर्ण तथा प्रभावशाली होकर नाटकोपयोगी बन गई है। तत्सम शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। वैसे इस नाटक की भाषा अन्यतम है, जो चित्रात्मकता और अलंकारिक शैली के साथ साथ गीतात्मकता लिए हुए है। संवाद पांडित्यपूर्ण और बड़े हैं तथा काव्यात्मकता, छंदों और अलंकारों का बेहद खूबसूरत प्रयोग यथार्थपरक और प्रतीकात्मक शैली में देखने को मिलता है। इस नाटक के प्रत्येक पात्र के हर संवाद में गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। संस्कृत निष्ठ शब्दों के उपयोग और आधुनिक विचारधारा के समावेश के साथ प्राचीनता और आधुनिकता का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक संदर्भों का पुट भी देखने को मिलता है। इस नाटक के संवाद तथा कथोपकथन संक्षिप्त होते हुए भी आगे की घटनाओं के प्रति उत्सुकता बढ़ाते हैं। ये संवाद चरित्रों को उजागर करते हैं, परिस्थितियों का संकेत देते हैं और विचारों की पुष्टि भी करते हैं। कहीं कहीं पर लंबे स्वैगत कथन हैं जो कुछ जगहों पर ऊब पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कथनों की संख्या अधिक नहीं है। निष्कर्ष रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इस नाटक के संवाद संक्षिप्त और गहन होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली और हृदय स्पर्शी हैं। इस पूरे नाटक में 5 अंक, 33 दृश्य और 15 गीत हैं। नाटक का आधार भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहे जाने वाले गुप्त काल की विघटन की घटनाएं हैं, जिसमें एक ओर तो गुप्त साम्राज्य के राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कुचक्रों की श्रृंखला है, तो वहीं दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारियों से राष्ट्र की रक्षा का भाव समाहित है। इसके साथ ही इस नाटक के प्रत्येक पात्र के व्यक्तिगत जीवन के त्याग, महत्वाकांक्षा, उदासीनता, ईर्ष्या और प्रेम जैसे भावों को निरूपित किया गया है। इस नाटक के हर अंक की शुरुआत बहुत आकर्षक और रोचक होती है और प्रत्येक अंक का अंत इस तरह होता है कि कथा वस्तु का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट होता चला जाता है और आगे की कहानी के लिए रुचि भी बनी रहती है। यह अंत ऐसे स्थानों और घटनाओं पर होता है जो कहानी को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और एक तरह का विराम देते हैं, जिससे दर्शक और पाठक उत्सुक बने रहते हैं कि आगे क्या होगा। इस नाटक में हमें इतिहास, वीरता और भावनाओं का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इस नाटक की कथा लगभग 12 वर्षों का लंबा इतिहास समेटे हुए है और पात्र वही के वही बने रहते हैं। इस नाटक के लगभग सभी अंकों के सभी दृश्यों में कथानक का प्रस्तुतिकरण अलग अलग स्थानों पर होता है, इसलिए रंगमंच पर पात्रों की रूपरेखा में इन वर्षों में हुए अंतर और बारंबार स्थान परिवर्तन को दिखा पाना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। नाटक का विस्तार अधिक होने के कारण इसके अभिनय के लिए भी समय अधिक चाहिए। हालांकि नाटक का कथानक, घटनाएं, पात्र तथा भाषा इतिहास के अनुकूल है, लेकिन फिर भी नाटक की भाषा शैली इतनी क्लिष्ट और काव्यात्मक है कि आज के सामान्य दर्शकों के लिए उसे समझ पाना और नाटक में रस ले पाना दुर्लभ हो जाता है। इन सब कमियों के परे इस नाटक का कई बार पूर्ण रूप से और सफलतापूर्वक रंगमंच पर मंचन किया जा चुका है। आज के समय में भी यह नाटक उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब यह लिखा गया था, क्योंकि यह हमें देशभक्ति, त्याग और नैतिकता का महत्व सिखाता है और इसीलिए यह नाटक आज हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। अगर आप कोई हिस्टोरिक, ऑथेंटिक और इंटरेस्टिंग बुक पढ़ना चाह रहे हैं जो उपन्यासों और कहानियों से भिन्न हो, तो अब बेझिझक आप इस नाटक को उठाएं और पढ़ें। यह नाटक आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। लेकिन हाँ, नए पाठकों को इस नाटक की भाषा जटिल प्रतीत हो सकती है, जो कि है, लेकिन प्रसाद जी की यह शैली ही उनके लेखन की सुंदरता है। ओवरऑल अगर मैं इस नाटक की बात करूं तो कहना होगा कि यह नाटक न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का उत्कृष्ट चित्रण है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों और आदर्शों का भी अद्भुत उदाहरण है। नाटक की साहित्यिक गुणवत्ता और जयशंकर प्रसाद जी की लेखनी अद्वितीय है। उनकी भाषा और शैली का कोई मुकाबला नहीं है।
आशा है कि स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में यह विस्तृत जानकारी, यह वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और नाटक के महत्व और उसकी सुंदरता को समझने में मददगार सिद्ध होगी। आप सभी ने इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने सुझाव और फीडबैक भी आप मुझे साझा कर सकते हैं। कविताओं, पुस्तक समीक्षाओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।